तो एपिसोड 5 की शुरुआत साउन के पार्टी में पहुंचने से होती है। तो यहाँ आने से पहले वो पुलिस स्टेशन गया था, जहाँ से उसे पता चल गया था कि हिजू बात कर सकती है। तो लिफ्ट से बाहर आते ही उसने हिजू की मॉम को उसे ले जाते हुए देखा था। जब वो हिजू को डांट रही थी, बाहर से साउन ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। हिजू की मॉम के बाहर आते ही वो उनके साथ पार्टी में आने लगता है। जाते हुए उनसे पूछता है कि हिजू बात क्यों नहीं करती। हिजू की मॉम कहती है कि तुम तो जानते हो 20 साल पहले उस एक्सीडेंट में हिजू ने अपने भाई को खो दिया और उसकी सिस्टर डेफ हो गई। उस शॉक की वजह से हिजू तब से बोल नहीं पाती। साउन पूछता है 20 साल बाद भी उसका इफेक्ट कैसे रह सकता है, ये थोड़ी अजीब बात नहीं है। हिजू की मॉम कहती है कि शायद उसे गिल्ट है। साउन कहता है कि इस बात का गिल्ट, क्या उस एक्सीडेंट की गलती हिजू की थी। हिजू की मॉम कहती है कि उसने अपने भाई को खो दिया, उसकी बहन बहरी हो गई, तो वो ठीक कैसे हो सकती है और उसे होना भी नहीं चाहिए। जो सुन साउन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए उन्हें कहता है कि आगे से मेरी वाइफ के साथ थोड़ा तमीज से बात करिएगा। जो सुन हिजू की मॉम भी हैरान रह जाती है। अब पार्टी में उसे हिजू कहीं नहीं दिख रही थी, इसीलिए वो हिजू को ढूंढने ही लगा था। में उसे किडनैपर के नंबर से कॉल आया, यानी हिजू ने तभी इसे कॉल किया था। तो पिछले एपिसोड के आखिर में जो सारी बातें हुई थी वही सब होती है। बस साउन को जाते हुए हिजू का कोट मिल गया था, जिसे लेकर वो टेरेस पे पहुंचा था। अब हिजू एकदम रेलिंग के किनारे खड़ी थी और ऐसे अचानक से साउन को देखकर वो जल्दी से वो किडनैपर वाला फोन अपने पर्स में छुपा लेती है। पर पीछे जाते जाते वो गिरने वाली होती है, पर साउन भाग कर आता है, उसे होल्ड कर लेता है। तो साउन उसे डांटने लगता है कि तुम रेलिंग के पास क्या कर रही थी, क्या मरना चाहती थी। तभी हिजू को हिचकियां आने लगती है। तो साउन पूछता है कि क्या तुम किसी से फोन पर बात कर रही थी, पर तुम तो कभी किसी को कॉल नहीं करती ना, जवाब दो। पर हिजू कुछ भी नहीं कह रही थी, इसलिए साउन को और गुस्सा आ रहा था। तो उसे कहता है कि कुछ बोलोगी या मैं फोर्स करूं। ये बोलकर उसकी ओर बढ़ने ही लगा था, तभी उसे दोजे का मैसेज आता है। मौका देकर हिजू जाने लगती है, पर साउन उसका कोट पहना देता है, उसे जाने देता है। तभी दोजे उसे कॉल करता है, बताता है कि इस बार किडनैपर का लोकेशन मिल गया है, वो आपके लोकेशन के ही आसपास है। जो सुनकर साउन को हिजू की फिक्र होती है, पर तब तक वो लिफ्ट में जा चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से भागकर नीचे आता है। पर हिजू को पार्टी में सही सलामत देखकर उसे चैन पड़ता है। तो वो दोजे को कॉल करके जल्दी से उस किडनैपर के वॉइस का मॉड्यूलेशन हटाने के लिए कहता है और इस पार्टी में जितने गेस्ट आए थे उन सब की लिस्ट निकालने के लिए कहता है। देन पार्टी के बाद दोनों घर लौट आते हैं। तो साउन हिजू के घुटने के कार के बारे में पूछता है, क्योंकि बचपन में एक बार कुत्ते से बचते हुए उसके घुटने पे चोट लग गई थी। इसके बारे में याद दिलाते हुए साउन कहता है, तुम्हें वो कुत्ता काटने वाला था, लेकिन तब भी तुमने कोई आवाज नहीं किया था। ऐसे सिचुएशन में कोई छोटी बच्ची अपनी चीख कैसे रोक सकती है, तुम सबसे अलग हो। पर मैं ये देखने के लिए काफी बेचैन हूँ कि आखिर कब तक तुम अपने आप को रोकोगी। ये बोलकर अपने रूम में चला जाता है। हिजू याद करती है उस दिन को जब हिजू ने अपने स्कूल के एक फॉर्म में अपने ड्रीम के बारे में लिखा था कि उसे एक न्यूज ब्रॉडकास्टर बनना है, जिसे देखकर उसकी मॉम ने उसे बहुत डांटा था, इवन मारा भी था। कहा था कि इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम बोल नहीं सकती। ये सब सुनकर हिजू रोते हुए घर से बाहर भाग आई थी। जब एक कुत्ता उसके सामने आ गया था जो हिजू को काटने आ रहा था। हिजू भागते हुए गिर गई थी, पर तभी साउन ने कुत्ते पे अपना बैग फेंक कर उसे बचाया था। अब साउन जानता था कि हिजू की मॉम उसे बहुत डांटती है, उसे कंट्रोल करती है, इसीलिए तब उसने कहा था कि अपने लिए फाइट करना सीखो, भले ही वो तुम्हारी माँ हो या बहन हो, तुम्हें अपने भले के लिए फाइट करनी चाहिए। हिजू के घुटने पे चोट लगी थी, इसीलिए साउन उसे पिगीबैक राइड देकर उसके घर तक छोड़ आया था। तो हिजू साउन की बातों के बारे में ही सोच रही थी। इधर साउन भी सोच रहा था कि वो डायरेक्टली जाकर हिजू को कन्फ्रंट करेगा, उससे पूछेगा कि वो पिछले 20 सालों से ये बात क्यों छुपा रही थी, बात कर सकती थी फिर भी इतने सालों से चुप क्यों रही। तो साउन ये सब इमेजिन कर रहा था कि जब ये वो बोलेगा तब हिजू कह सकती कि सबके सीक्रेट्स होते हैं, क्या तुम्हारे कोई सीक्रेट नहीं है, क्या कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बस यही सोचकर साउन उसके रूम के बाहर से ही लौट जाता है। तो अगले दिन साउन के ऑफिस में मीटिंग होती है। उन्होंने इंटरप्रेटर्स को फाइनल कर लिया था और वो लोग कल से ऑफिस आएंगे, पर साउन का तो बिल्कुल भी मूड ठीक नहीं लग रहा था। तो साउन अपने एक टीममेट मिस्टर कांग को बात करने के लिए बुलाता है, जो कि मैरिड थे। तो उनसे पूछता है कि क्या आप अपनी वाइफ को सारी बात बताते हो, क्या कभी कोई बात छुपाते हो। मिस्टर कांग कहते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट बात तो नहीं छुपाता, और कभी कभार कोई छोटी मोटी बात ना बताने पर भी चलता है, बट डेफिनेटली कोई ऐसा सीक्रेट नहीं रखता। बट एट द एंड ऑफ द डे शादी में दोनों को ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तभी आप खुश रह सकते हो। इधर हिजू को प्रेसिडेंशियल ऑफिस से सिलेक्शन का मैसेज आ जाता है, इसलिए डायरेक्टर एंड उसके कलीग्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एंड हिजू ये देखकर काफी इमोशनल भी होती है। तो वो साउन को मैसेज करने का सोचती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या मैसेज करे। पर तभी गलती से एक इमोजी सेंड हो जाता है, वो आंखों में 2 हार्ट वाला इमोजी, जो देखकर हिजू काफी नर्वस एंड एम्बैरेस होने लगती है। वहीं इधर साउन भी ये इमोजी देखकर शॉक्ड होता है। अब वो मीटिंग के बीच में था, तो हिजू को रिप्लाई करने के लिए वो जल्दी से इन्हें कह देता है, इस वीकेंड पे हम लोग एक ट्रिप पे जाएंगे, हमारी टीम में नए इंटरप्रेटर्स के आने को सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो मीटिंग खत्म करके अपने केबिन आता है और इस इमोजी को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तो ये भी उसे रिप्लाई करने का सोचता है, पर उसे भी समझ नहीं आता कि क्या रिप्लाई करूं। इधर हिजू इमोजी को डिलीट करने का सोचती है, बट देन साउन ने तो देख लिया था, अभी डिलीट किया तो अजीब लगेगा, ये सोचकर नहीं करती। आखिर में साउन बहुत कुछ सोचने के बाद कांग्रेचुलेशन लिखकर भेजता है, जिसे देखकर हिजू थोड़ा स्माइल करती है। साउन की टीम लंच करने जाती है, वहाँ भी साउन हिजू के रिप्लाई का वेट करते हुए बैठा था। हिजू उसे थैंक्स कहती है, तो साउन लिखता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तुमने अपनी काबिलियत से इसे हासिल किया है। तो हिजू लिखती है, फिर भी मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, जो देखकर साउन हैप्पी होता है। तो वो अपने कलीग से पूछता है कि किसी को जॉब मिली है तो उन्हें देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होगा। एक जन सजेस्ट करती है सूट देने का, जो साउन को भी अच्छा लगता है। तो वो हिजू को शाम में एक जगह आने के लिए मैसेज करता है। इधर सांगू यूरी के साथ वो 20 साल पहले वाला पुराना मेंशन विजिट करने आता है, जहाँ पे उस
अमीर फैमिली के बच्चे के साथ सांगू की मुलाकात हुई थी। तो फेंसेस को पार करके वो लोग मेंशन के अंदर घुस जाते हैं। तो सांगू यहाँ उसे आगे की कहानी बताता है कि वो यहाँ क्या देखकर डर के भागा था। तो वो लोग उस अमीर बच्चे के रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ सांगू बताता है कि एक दिन खेलते खेलते एक बिल्ली इस रूम में आ गई थी, जिसे देखकर उस बच्चे ने एक चाकू निकाल लिया था और सांगू से कहा था कि चलो इसका पेट काटते हैं, बहुत मजा आएगा, फिर इसकी पूंछ काटेंगे, फिर इसके पैर और फिर सर। जो सुनकर सांगू यहाँ से भाग गया था। ये बताता है कि उस बच्चे ने ये बात ऐसे कही थी जैसे उसके लिए ये सब नॉर्मल हो। तो यहाँ से लौटते हुए असली केस के बारे में बताता है कि इसके बाद से ही शिनिल चाइल्ड केयर सेंटर से कुछ बच्चे मिसिंग हो गए थे, जिस बारे में मुझे कई सालों बाद पता चला था। यूरी पूछती है तुम 20 साल बाद इस केस के बारे में छानबीन क्यों कर रहे हो? तो सांगू बताता है कि उस मेंशन को सबसे पहले मैंने देखा था और मैंने ही जाकर अपने ऑर्फनेज के बच्चों से उस मेंशन में खेलने चलने के लिए कहा था, जिसके बाद से ही वो बच्चे गायब हुए थे। मैं इस बारे में पहले से ही पता करना चाहता था, इसीलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर रहा था, पर अब तुम्हारे चैनल के जरिए मुझे इस केस को सबके सामने लाने का मौका मिला है। तो यूरी उसे सॉरी कहती है क्योंकि साउन को उसने सांगू की एक पर्सनल बात बता दी थी। वो पूछता है कि स्पोक्स पर्सन साउन ने मेरे बारे में तुमसे पूछा? यूरी कहती हाँ ऐसे ही छोटी मोटी बातें। तभी उसे भी पता चलता है कि हिजू का सिलेक्शन हो गया है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में, जो बात वो सांगू को भी बताती है। इधर शाम को जहाँ पे हिजू को बुलाया था वहाँ पहुंच जाती है, जो कि एक क्लोथिंग स्टोर था, जहाँ साउन ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सूट चूज कर रखा था। तो हिजू उस सूट को ट्राई करने जाती है। अभी हम देखते हैं इना भी इसी शॉप में आई हुई थी, पर वो दूसरे साइड शॉपिंग कर रही थी। हिजू सूट पहनकर आती है, तब तक साउन भी पहुंच गया था, जो उसे देखकर कहता है कि सूट तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हिजू चेंज करके आती है। तो साउन उसे एक और ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन हिजू को वो पसंद नहीं आता। तो बाहर आकर साउन कहता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए था। हिजू लिखती है कि वो ड्रेस मुझ पे अच्छे नहीं लगते, मैं देखकर बता सकती हूँ। तभी साउन सामने के एक स्टोर में एक ड्रेस देखता है। तो हिजू को कहता है कि उसके बारे में क्या ख्याल है। तो वो उसे स्टोर में ले जाता है। हिजू वो ड्रेस ट्राई करने गई थी। तभी साउन को दोजे का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि जब किडनैपर के मॉड्यूलेटेड वॉइस को हमने एनालाइज किया तो हमें पता चला कि वो वॉइस एक लड़की की है। साउन को इस पे बिलीव तो नहीं होता, इसीलिए एक और बार उसे अच्छे से एनालाइज करने के लिए कहता है। तभी हिजू बाहर आती है तो उसे साउन देखते रह जाता है। उसके पास आकर कहता है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना एक बहुत बड़ी बैड हैबिट है, इसको दूर करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी उन दोनों को बाहर से ईना देख लेती है। तो ये ड्रेस लेकर दोनों बाहर आते हैं। हिजू टाइप करके साउन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या खाना है। तभी उसके फोन पे सांगू का मैसेज आता है, जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने साथ में डिनर करने बुलाता है और बताता है यूरी भी मेरे साथ है। साउन तो उसके फोन की ओर घूर घूर के देख रहा था। अब ये मैसेज देखकर वो कहता है कि चलो चलते हैं, पर मेरे साथ। तो दोनों पहुंच जाते हैं। तो पिछली बार की तरह ही फिर से सांगू और साउन में सवाल जवाब चालू हो जाता है। सांगू पूछता है आप दोनों साथ कैसे आए। साउन बताता है हिजू मुझे ट्रीट देना चाहती थी। सांगू उसका रीजन पूछने लगता है। तो साउन पूछता है तुम यूरी के साथ कैसे आए। सांगू बताता है क्योंकि हम दोनों साथ एक प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, उसी के सिलसिले में साइट विजिट करने गए थे। साउन पूछता है कौन सी जगह। यूरी बताती है एक ऑर्फनेज के मिसिंग चिल्ड्रन का केस है, पर इसके आगे सांगू से बताने से रोकता है। अब ये सब देखकर हिजू उन्हें रोकती है और सांगू से कहती है तुम तो यहाँ मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आए थे। सांगू उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, पर फिर कहता है तुम्हारा ड्रीम तो कुछ और था ना, जिससे हमें कॉलेज में इनके पहली मुलाकात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हिजू चुपके से ब्रॉडकास्टिंग रूम में आई थी अपना एप्लीकेशन सबमिट करने, क्योंकि वो एक न्यूज कास्टर बनना चाहती थी। तो यहाँ वो म्यूजिक चालू करके हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है एंड हैप्पीली डांस करने लगती है। यही ब्रॉडकास्टिंग रूम में सांगू सो रहा था और आवाज सुनकर वो उठ गया था। तो यही इनकी पहली मुलाकात हुई थी और तब से ही हिजू पे उसे क्रश आया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, ये सुनते ही यूरी शुरू हो जाती है। ये कितना रोमांटिक माहौल था। ब्रॉडकास्टिंग रूम फ्लर्टिंग के लिए परफेक्ट जगह थी। तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ होगा, फ्लर्ट तो जरूर किया होगा। जो सुन साउंड भी पूछता है कि क्या तुम दोनों ने फ्लर्ट किया था। यूरी कहती है इसमें पूछने वाली क्या बात है, किया ही होगा, वरना ही जो ब्रॉडकास्टिंग रूम में क्यों आई होगी, न्यूज कास्टर बनने तो नहीं आई होगी ना। सांगू कहता है वो बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। बस अब हिजू के लिए माहौल ऑकवर्ड हो रहा था। यूरी को भी अपनी गलती रियलाइज होती है कि उसे ये नहीं बोलना चाहिए था। साउंड कहता है अभी हिजू के ड्रीम की बात लाने की क्या जरूरत थी, अभी वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस की साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। अब इनके बीच फिर से डिबेट चालू ना हो, इसीलिए हिजू उन्हें रोकती है और साइन लैंग्वेज में कहती है ये सच है कि मैं पहले न्यूज कास्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैं अभी प्रेसिडेंशियल ऑफिस के इंटरप्रेटर बन के खुश हूँ। ये बोलकर वो थोड़ा अपसेट होकर ड्रिंक करती है, बाहर चली जाती है, जहाँ उसे ईना का मैसेज आता है। इधर साउंड हिजू को देखने आता है, लेकिन हिजू उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वो दो स्कूल के बच्चे को जाते हुए देखता है, जो अपने एक फ्रेंड के नोट्स के बारे में बात कर रहे थे। इन्हें देखकर साउंड को अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है। साउंड पढ़ाई में अच्छा था, इसीलिए वो ईना को पढ़ाने आता था, जिसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी हिजू। ईना ने बात करना बंद कर दिया था, इवन वो अपना सुनने का डिवाइस भी नहीं पहनती थी। इसके बारे में पूछने पर हिजू उसे लिखकर बताती है तुम जो समझाओगे मैं उसे ईना को समझा दूंगी। ईना पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, इसीलिए साउंड उसे डांट लगाता है, लेकिन हिजू कुछ और ही लेकर ईना को दिखाती है। वो बहुत ही पॉजिटिव बातें लिखती थी। साउंड तुम्हारा प्रोग्रेस देखकर खुश है, जबकि साउंड ने उसे अच्छे से दोबारा कंप्लीट करने के लिए कहा था। वो यही याद कर ही रहा था, तभी उसे किडनैपर के नंबर से कॉल आता है, यानी हिजू कॉल करती है, जो एक शॉप के बाहर बैठी हुई थी। तो साउंड उसे पूछता है कि क्या तुमने कभी हिजू की आवाज सुनी है। सुन हिजू हैरान होती है और कहती है कि हिजू बात नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं हिजू रास्ते के उस पार एक शॉप के बाहर बैठी थी और साउंड दूसरी साइड से चलकर जा रहा था। साउंड उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो वो क्यों बात नहीं कर सकती। उस एक्सीडेंट के बाद ईना ने अपनी हियरिंग एबिलिटी खो दी और उसके बाद से उसने कभी हियरिंग डिवाइस नहीं पहनी, नहीं उसने साइन लैंग्वेज यूज करना सीखा, बल्कि तब उसने हिजू को अपने साथ रखा, उसके जरिए नोट्स लिखवा कर दूसरों से बात की। तब साउंड हिजू की मॉम की बात याद करता है, उसे समझ आ जाता है ये सब ईना की वजह से है ना, क्योंकि चेयरमैन होंग की इकलौती बायोलॉजिकल बेटी डिसेबल्ड हो गई थी और उसी घर में रहने वाली हिजू को शायद बोलने के लिए मना कर दिया गया। इसके अलावा तो मेरे दिमाग में और कोई रीजन नहीं आ रहा है। अब ये सब सुन हिजू हैरान थी, पर वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुम हिजू को कभी नहीं छोड़ोगे, और क्या ईना के वापस आने के बाद भी नहीं। तभी ग्रीन लाइट होती है, साउंड रास्ता पार
पार कर रहा था उसे फोन में बताते हुए जा रहा था कि मैं हीजू को कभी नहीं छोड़ूंगा और एक आखिरी बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ हीजू के लिए मेरी फीलिंग्स। उसने इतना कहा ही था कि ये कार उसकी ओर तेजी से आने लगती है। तभी हीजू साउन को सामने देख लेती है तो वो साउन का नाम चिल्लाती है, भाग कर आकर साउन को लेकर साइड में गिर जाती है जिससे वो बच जाता है, पर दोनों के हाथों में थोड़ी चोट लग जाती है। देन उठने के बाद साउन उसके हाथ पे बैंडेड लगा देता है और ऐसी लापरवाही करने के लिए उसे थोड़ा डांट लगाता है। तभी उसे याद आता है, उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, तुमने अभी थोड़ी देर पहले मेरा नाम पुकारा था ना, मैं तुम्हारी आवाज को फिर सुनना चाहता हूँ। लेकिन हीजू कोई जवाब नहीं दे रही थी। जो देख साउन कहता है कि तुम्हारे बोलने से कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, जो भी तुमने अपने अंदर छुपा कर रखा है वो सब कुछ बोलो, मैं सुनूंगा, जो बोलना चाहती हो बोलो। पर हीजू कुछ भी नहीं कहती। सीन कट होता है। ईना इधर साउन और हीजू के बारे में ही सोच रही थी। इधर घर आकर हीजू साउन की चूज किए हुए ड्रेस को देखकर स्माइल करती है, पर तभी उसके फोन पे असली किडनैपर का कॉल आ जाता है जिसे वो डरते डरते उठाती है। सीन कट होता है। अगले दिन प्रेसिडेंट खुद नए टीम मेंबर से मिलते हैं। सबका नाम पूछते हुए हीजू से भी नाम पूछते हैं तो उन्हें पता लगता है कि हीजू बोल नहीं सकती। तो वो साउन से कहते हैं कि फिर हम आपस में बात कैसे करेंगे। तो साउन कहता है कि डोंट वरी सर, मैं इनसे साइन लैंग्वेज सीख रहा हूँ जिससे मैं इनसे कम्युनिकेट कर सकूंगा। जोसन प्रेसिडेंट तो बड़े खुश होते हैं और हीजू से कहते हैं कि फिर हमारे स्पोक्स पर्सन को अच्छे से सिखाना। तो साउन हीजू से साइन लैंग्वेज सीखने लग जाता है। हीजू से एक पेपर देती है और जो भी उसे साइन लैंग्वेज में सीखना है वो सब लिखने के लिए कहती है। देन एक एक करके वो सब सिखाती है। देन शाम को इन्हें वेलकम पार्टी दी जाती है जहाँ दोजे आकर साउन को बात करने बुलाता है, जो उसे बताता है कि अचानक से हमारे सारे सिस्टम्स को हैक कर लिया गया था, पर हमने उस किडनैपर के मॉड्यूलेटेड वॉइस को रिकवर कर लिया है जिसको एनालाइज करके कंफर्म है कि ये आवाज एक लड़की की है। तो इस कॉल रिकॉर्डिंग को साउन सुनता है। इधर हीजू वॉशरूम आती है जहाँ वो किडनैपर की बात को याद करती है। तो किडनैपर ने उसे कॉल करके बताया था साउन को जिस कार से उसने बचाया है उसमें किडनैपर ही था। देन उसने कहा कि लगता है तुमने साउन से डिवोर्स लेने का प्लान ड्रॉप कर दिया। हीजू पूछती है तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसे डिवोर्स दूं। किडनैपर कहता है क्योंकि मैं साउन को बर्बाद करना चाहता हूँ। हीजू रीजन पूछती है तो किडनैपर कहता है कि तुम उसे अच्छे से नहीं जानती हो, क्योंकि बेक साउन को जो सबसे अच्छी तरह से जानता है वो मैं हूँ। देन उसे बताता है कि तुम जल्दी ही पकड़ी जाने वाली हो, साउन को तुम्हारे बारे में पता चलने वाला है। इधर अब साउन को बिलीव हो जाता है कि ये आवाज एक लड़की की है। तभी वो हीजू को देखता है तो वो दोजे को एक और ऑडियो भेजेगा कहता है। उस ऑडियो को इस किडनैपर के वॉइस से मैच करके बताने के लिए कहता है और जो ऑडियो उसे भेजता है वो थी पुलिस के डैश कैम की। इसमें हीजू पुलिस वालों को गेट खोलने के लिए बोल रही थी। तो साउन अंदर आता है, सब लोग ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। तब साउन इस किडनैपर के हीजू के बारे में सोचकर कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। तो साउन का ड्राइवर उसे घर तक ले आता है, पर साउन कार के अंदर ही रहता है। ड्राइवर को घर जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर में हीजू आती है तो उसे उठाकर उनके रूम तक ले जाती है, और घर के अंदर आते ही साउन के लड़खड़ाने की वजह से दोनों गिर जाते हैं। साइड में साउन का फोन भी गिर गया था। इसमें तभी दोजे का मैसेज आ गया था कि दोनों की वॉइस 99.99% मैच हो गई है। लेकिन इधर हीजू तो साउन के ऊपर गिर गई थी और उनका किस हो गया था। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पे खत्म होता है।